आप सभी को प्रणाम। आज हम केवल बेसिक विजडम ही नहीं, उससे जुड़ी काफी सारे रिसर्च की गई ऐसे आउटकम या तो शोध किया हुआ वो सारे डिस्कशन को भी हम इस लाइव सत्र में लेकर आ रहे हैं, जो विज्ञान में भी आत्मा के ऊपर रिसर्च की गई, उसको भी हम जानेंगे। ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। शुरुआत करते हैं। एक बुक का टॉपिक है जो एलिस बेली के द्वारा लिखित है। बुक का नाम है इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन। तो इसका जो चैप्टर 3 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और इससे जुड़ी कुछ ऐसे सरल उपाय जिसके द्वारा हम अपने ही आत्मा के चेतना के स्तर तक हम पहुंच सकते हैं, उसको भी हम जानेंगे। टॉपिक का नाम है द नेचर ऑफ द सोल, आत्मा की प्रकृति। इसमें काफी सारे जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उनके द्वारा की गई शोध में जो जो आउटकम निकले हैं, उन सभी को आलिस बेली ने अपने इस चैप्टर में लिखा है। तो इन सभी चीजों को जब हम समराइज करेंगे आज के इस लाइव सेशन में, तो पहली बार हम अपने अंतर्ज्ञान की स्थिति को समझेंगे कि वही अंतर्ज्ञान के बारे में पिछले 1 साल तक ये सजेस्ट किया जा रहा था कि हमें इनर गाइडेंस से जुड़ना है, इनर गाइडेंस को यूज करना है, कैसे कैसे आगे हमारा जो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने के लिए। तो आज के लाइव सेशन में वही सभी चीजें आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में। और यूं कहें तो वही हमारा आत्मा का चेतना का स्तर है, जिसको हम इनर गाइडेंस कहते हैं या तो अंतर्ज्ञान कहते हैं। सो आज का ये सेशन हमें एक न्यूअर लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाएगा, बहुत ही गहराई तक हमें अपने बारे में ही जानने का मदद देगा। तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया 1800 सदी में कि आत्मा का दो चेहरे हैं, दो मुख है। एक मुख जो है वो ऊपर के तरफ है, जो ईश्वर को वो ऑल टाइम देखता रहता है, उसको कहा गया आत्मा का शिखर। और वो अपने शाश्वत स्थिति को ऑल टाइम ऑब्जर्व करता रहता, देखता रहता है, दृष्टा की तरह। इसलिए काफी बार ध्यान की स्थिति के बारे में बताया जाता है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें दृष्टा की स्थिति में आना है, अर्थात आत्मा के उसी शिखर का जो चेतना का स्तर है उससे जुड़ना है करके, क्योंकि ये इटरनल स्टेट है। और इसका क्या खूबी है, ये बताया जाता है कि समय और शरीर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जो आत्मा का ऊपर का चेहरा है, जो चेहरा नीचे को देखता है, लोअर फेस जो है, वो अपने इंद्रियों को एक्सपीरियंस करता है, नोटिफाइंग सेंसेस, इंद्रियों का उपस्थिति को अनुभव करता है कि हाँ, मेरे 5 इंद्रिय हैं, 14 इंद्रियां हैं, कितने इंद्रियां हैं। वो अलग अलग चेतना के स्तर में उन सभी को एक्सपीरियंस करता है, उनमें जो ट्रांसमिशन रिसीव होता है, सिग्नल्स। The science of meditation is based on the hypothesis that कि इंटेलेक्चुअल से ऊपर उठकर हम इंट्यूशनल लेवल तक पहुंचे, जिसको कहा गया कि दर्शन शास्त्र में यह बताया गया, अगर मेडिटेशन को अगर गहराई से समझना है तो एक स्तर से
दूसरे स्तर तक यात्रा है। क्या है? शिक्षित बुद्धिजीवी, जिसको हम एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल कहते हैं, और अंतर्ज्ञानी तक का स्थिति, जिसको इंट्यूशनल सीकर कहते हैं, जिसमें इंट्यूशन आते हैं, बुद्धि का जो फ्लो है कंटिन्यूटी में रहता है। सोल कैन बी डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमनली इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस। सोल का अगर अस्तित्व को अगर जानना चाहे और उसे डिफाइन करना चाहे, तो मानव चेतना में रहकर मानव का जो पूरा यूनिफाइड एक्सपीरियंस है बॉडी से रिलेटेड, जो इंद्रियों से इकट्ठा होता है, उन सब का एक्सपीरियंसेस है, अनुभूतियां हैं। हियर एग्जिस्टेंस मीन्स मोर लाइक एनकम्पासिंग emotional and sensory experiences, mental awareness, and the ability to register universal, objective, individual, and objective contacts। इसका अर्थ ये बताया जाता है कि ये जो अस्तित्व की बात की गई मानव चेतना का या मानव का बॉडी में जो सारे एक्सपीरियंसेस है, वो किस तरह हम उसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं। हमारे अंदर भावनाएं जितनी हैं, इमोशंस, और इंद्रियों से जो ट्रांसमिशन हम अपने ब्रेन में और हार्ट में रिसीव करते हैं, उन सब का यूनिफाइड फॉर्म है। और वो जब हमारे मानस स्तर को ट्रिगर करता है, मेंटल अवेयरनेस, मानस जागृति या जागरूकता, वो हमें पिंच करता है कि ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष से हो या सिचुएशन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। और उन सभी एक्सपीरियंसेस को वो क्या करता है, सार्वभौमिक स्तर पर, यूनिवर्सल, सब्जेक्टिव स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर, और ऑब्जेक्टिव स्तर पर। तो यानी कि एक बड़े बृहद पिक्चर में भी उसे एक्सपीरियंस करता है, किन चीजों से वो एक्सपीरियंस आई वो भी आइडेंटिफाई करता है, किसी व्यक्ति विशेष से वो एक्सपीरियंस आई उससे भी वो आइडेंटिफाई करता है, और किन किन परिस्थितियों से वो एक्सपीरियंसेस आई उन सब से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो यही हमारा सिंप्लीफाइड भाषा में कहा जाए तो पूरे बॉडी का एक एक्सपीरियंस है, पूरा 24/7 जो चलता रहता है। टू अंडरस्टैंड एंड अवेकन दिस इंट्यूशनल नोइंग, अगर हम अपने अंतर्ज्ञान की स्थिति को अगर समझना चाहें और जागरूक करना चाहें, तो हमें सोल का कॉन्शियसनेस को समझना होगा। यानी कि आत्म चेतना क्या है उससे समझना होगा। सीकर मस्ट अंडरगो मेडिटेशनल प्रोसेसेस। तो इस बुक में ये बताया जा रहा है, अगर आपको आत्म चेतना क्या है समझना है, उस स्तर से अगर कार्य करना है, तो आपको मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करना होगा। अदरवाइज आप अपने आत्म चेतना से कभी जुड़ नहीं सकते हैं, या उसके साथ यूनिफाइड लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो कि वो क्या है। यहाँ पर आते हैं काउंट हरमान केसलिंग। ये 1800 सदी में से लेकर 1900 सदी तक काफी सारे दर्शन शास्त्र में, विज्ञान शास्त्र में बहुत सारे रिसर्च की, और इनके इवन गाइड और फ्रेंड के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे। ये अपने खोज में ये बताते हैं कि मेडिटेशन एक मतलब ओरिएंटल टेक्निक्स है, जो कभी उससे जो जुड़ाव है मनुष्य का, वो कभी नेवर फॉरगेटिंग जैसा होता है। अगर आपको आत्म चेतना से जुड़े रहना है, उससे एक्टिवेट करना है, उसके थ्रू ही जीवन को आगे बढ़ाना है, तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा। पहला है मेडिटेशन, दूसरा है जो
चैतन्य स्थिति है उसके प्रति नेवर फॉरगेटिंग, यानी कि उसे कभी भुलाना नहीं है। और उन्होंने इन्हीं चीजों को 3 मेन पॉइंट में बांटकर लिखा अपने बुक में। तो वो क्या है? पहला है, हमें अपने अंदर ये समझ प्रकट करना है कि सभी मनुष्यों में आत्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म की उपस्थिति है करके। सोल यूजेस द लोअर एस्पेक्ट ऑफ मैन सिंपली एज व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन। ये भी समझना है कि आत्मा अपने जितने भी निचले स्तर का आ, खूबी है या एस्पेक्ट्स हैं, उन चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने व्हीकल यानी कि शरीर का वो उपयोग करता है, यूज करता रहता है। तो यहाँ से हमें एक एक लेवल का डीपर रियलाइजेशन मिल रहा है कि हम शरीर लेकर आए हैं, हम शरीर नहीं हैं। हमने ये धारण किया है इन भौतिक जगत को, इन सभी सातों जगत को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो मेरे ठीक ऊपर दिया गया है। उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। Objective of evolutionary process is to enhance and deepen the control of the soul over this instrument. तो सोल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? यह है कि अपने उद्विकास के प्रोसेस को या प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, और उसमें और गहराई तक उतरना, ताकि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने धारण किया है, भौतिक शरीर, उसको और बेहतर वे में कंट्रोल कर सके, उसके द्वारा हायर चीजों को एक्सपीरियंस कर सके। तो यहाँ से एक और लेवल का हमें समझ प्रकट होती है कि जो निचले स्तर का एक्सपीरियंसेस हैं, वो केवल इस भौतिक जगत में अवतरित होने के लिए एक पहला बिंदु जैसा है, जिसको इंसेप्शनल पॉइंट कह सकते हैं, स्रोत बिंदु, जहां पे उतरे हैं लेकिन उससे ऊपर उठना है करके। When this is complete, we have a divine incarnation. जब ये पूरा हो जाता है, तब हमें एक डिवाइन इनकारनेशन प्राप्त होता है। तब रियल में हम ह्यूमन क्या है, कैसे जीना चाहिए, उसको समझकर पहला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन जिन साथियों ने तात्सु के वर्कशॉप अटेंड किए हैं, ये पॉइंट आप सभी को पता होगा कि रियल ह्यूमन क्या है। सेकंड स्थिति में, सेकंड पड़ाव में आकर सोल ये समझने का पूरी तरह से तैयार हो जाता है, द सम टोटल ऑफ दीज लोअर एस्पेक्ट्स व्हेन डेवलप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वी कॉल द पर्सनालिटी। हम ये भी समझ जाते हैं कि ये जो निचले स्तर का इंद्रियों से प्रकट हुआ जो समझ है, एक्सपीरियंसेस हैं, भावनाएं हैं, वो सभी और विकसित हो रही है, और वो आपस में और कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। तब क्या पता चलता है? ये असल में ये जो एक्सपीरियंस से गठित हुआ एक पूरा ढांचा है, वो समझ जाता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। तो यानी कि एक और लेवल का समझ हमें इस स्तर तक पहुंचा देता है। पहला स्तर क्या हमें बताता है? कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा एक वाहन है। दूसरे स्तर में आकर ये समझ जाता है कि जो चीजों को मैं एक्सपीरियंस करके मेरा एक ढांचा बना है, जो शरीर के द्वारा ही प्रकट हो रहा है, वो मेरा व्यक्तित्व है, वो भी मेरा शरीर नहीं है, वो भी मैं नहीं हूं। वो केवल सेंसरी एक्सपीरियंसेस का एक जमा पूंजी जैसा है। मतलब सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इकट्ठा करके मैं कैसा हूं, वो है व्यक्तित्व, लेकिन वो मैं नहीं हूं। सोल अपने में वो समझ प्रकट करता है। दिस यूनिटी इज कंपेयर कंपोज्ड ऑफ द मेंटल इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग।
ये जो यूनिटी है कौन सा, अब सोल एक एक लेवल का रियलाइजेशन ले रहा है कि वो शरीर नहीं है, शरीर के ऊपर जो एक्सपीरियंस का ढांचा है वो भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा नहीं है। तो इन चीजों का जो अलग अलग स्टेप में सेग्रीगेट करके वो यूनिफाई कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, वहां से ये समझ गया कि ये उसका मानस स्तर का और भावनात्मक भावनात्मक स्तर का एक एक्सपीरियंस है जो उसे एक जीव के रूप में प्रकट करता है सबके सामने, या तो भौतिक जगत में। द वाइटल एनर्जी एंड द फिजिकल रेस्पॉन्स एपरेटस। फिजिकल रेस्पॉन्स एपरेटस मतलब दर्शन शास्त्र में भौतिक शरीर को जो भी सारे भौतिक एक्सपीरियंसेस ले रहा है उसको फिजिकल रेस्पॉन्सेस एपरेटस कहा गया, अर्थात भौतिक शरीर। और इसको क्या कहा गया कि ये जो सारे आपका व्यक्तित्व वाला ढांचा है और भौतिक शरीर का जो ढांचा है वो असल में क्या है, सोल का एक मास्क जैसा है। वो सोल उसके अंदर छुपा हुआ है करके। These aspects evolve sequentially and progressively, allowing humans to eventually coordinate and unify them in consciousness with the soul at a higher state. जैसे जैसे ये स्तर यानी कि ये समझ और आगे बढ़ती है, एक के बाद एक और पड़ाव, तब ह्यूमन अपने में ये सभी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट करता है, यूनिफाई करता है अपने चेतना के आधार पर। तब सोल एक और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, क्योंकि सभी चीजों को वो हर एक स्टेट में अब देख रहा है, समझ पा रहा है। अदरवाइज उससे पहले एक सुसुप्त जो ह्यूमन है, जो पूरी तरह से 24 घंटे के वर्क में पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि ये असल में मैं हूं या कौन है। वो अपने प्रति बिल्कुल भी जागृत नहीं है। लेकिन सेकंड पड़ाव में आकर वो सभी चीजों को जागरूक तरीके से देखना और समझना शुरू कर देता है। लेटर दिस कम्स अंडर द कंट्रोल बाय द सोल। तब इसी स्थिति में आकर सोल क्या करता है, इन सभी चीजों का जो एक्सपीरियंस लेवल का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसे क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या नहीं। तो यानी कि यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक अवेयरनेस वाली लाइफस्टाइल को वो अपना लेता है कि उसे क्या सही में एक्सपीरियंस करना है। ए स्टेडीली इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ सोल। वो असल में जो सोल का जो शाश्वत गुण है वो अब प्रकट होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो इतना जागरूक हो गया है कि बॉडी को कैसे चलाना है, विचारों को कैसे चलाना है, और इन दोनों का चालना में वो कैसे फोकस में रहे कि उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सीख गया है। ये उसका ट्रू नेचर है, शाश्वत गुण है। दिस इज समटाइम्स सिंबॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज लाइट इन ए लैम्प। इसी चीज को एलिस बेली ने अपने बुक में लिखा कि इसी चीज को सिंबॉलिकली बताया गया है बहुत सारे जगह पे कि ये लैंप में एक लाइट जलाने के जैसा एक स्थिति है। एट फर्स्ट द लैम्प गिव्स फोर्थ नो रेडियंस। पहले के स्तर में जो सुसुप्त मनुष्य जीवन है उसमें कोई रेडियंस नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं है। बट ग्रेजुअली द लाइट मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट। धीरे धीरे आगे जब अपने प्रति ही जागरूकता बढ़ रही है वैसे धीरे धीरे वो लाइट और प्रज्वलित होता है। टिल द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मोनाड बिकम क्लियर। जैसे ही अपने निर्वाण स्वरूप के प्रति या तो निर्वाण क्या है ये शब्द के प्रति अगर वो जागृत हो जाता है, समझने का शुरू कर देता है,
देन वो लाइट जो है प्रज्वलित होता है। तो मोनाड का स्तर क्या है? वो आध्यात्मिक स्तर से भी ऊपर का चेतना है। अगर हम इसी फ्लो चार्ट को ऊपर ऊपर देखेंगे तो जो फिजिकल सेल्फ है जो सबसे लोअर है, उससे ऊपर आकाश जगत है, उसके ऊपर हमारा भावनात्मक जगत है जिसको हम एस्ट्रल प्लेन कहते हैं, उसके ऊपर हमारा मानस जगत है जहाँ पे हमारा लोअर माइंड हायर माइंड है। हायर माइंड का कनेक्शन जो है टूटा है, तो उसी चीज को ब्रिज के थ्रू हम बनाते हैं जिसको अंतःकरण कहा जाता है, जो हायर सेल्फ का स्थिति है। उससे ऊपर जो है वो है बुद्धिक प्लेन, जिसको इंट्यूशनल प्लेन भी कहा जाता है। अगर इंट्यूशनल लेवल तक आना है, यानी कि सोल का ट्रू नेचर को अगर समझना है, तो हमें उससे भी 2 लेयर ऊपर हमारा जो मोनाडिक जगत है, निर्वाण जगत है, उसको अच्छी तरह से समझना होगा। अब आता है तीसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव में आत्मा क्या समझने का शुरू कर देता है? व्हेन द सोल्स लाइफ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रीबर्थ, जब आत्मा अपने जीवन चक्र में जन्म मरण का चक्र को फॉलो करते रहता है, लीड्स टू ए पर्सनालिटी दैट इज एन इंटीग्रेटेड यूनिट, ए मोर इंटेंस इंटरेक्शन बिटवीन द टू अकर्स। इस स्थिति में आकर जन्म मरण चक्र को वो समझ जाता है कि ये जो व्यक्तित्व है और भौतिक शरीर है, ये उसके साथ चलने वाले 2 साथी हैं जिसके साथ उसका पूरा गहरा कनेक्शन है। उस चीज से वो निकाल भाग कर कहीं भागना नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत डीपर रियलाइजेशन है, या एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सबके लिए, कि बहुत सारे साथी जो यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके भागना चाहते हैं, या तो ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे बेकार का है और यहाँ से निकल जाना है करके, असल में देखा जाए तो वो अपने आत्मा चेतना के स्थिति को अभी तक क्लियरिटी से समझ ही नहीं पाए। क्योंकि इस थर्ड लेवल का जो रियलाइजेशन है, तभी सोल को ये समझ आ जाता है कि ये जो जन्म मरण चक्र में जो 2 मेरे परम मित्र हैं, कौन सा? एक है फिजिकल बॉडी, दूसरा है उसका एक्सपीरियंस किया हुआ एक जो ढांचा है, उसका व्यक्तित्व जो है, वो 2 उसके मित्र हैं जिसके द्वारा इस जगत में वो बार बार कार्य करने के लिए आ रहा है करके। तो उससे क्यों भागने का है? दिस इंटरैक्शन इज बिल्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। ये जो इंटरैक्शन है, कौन सा? आत्मा का अपने दोनों मित्रों के प्रति जो इंटरैक्शन है, ये एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता है। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन। तभी आप समझ पाएंगे कि ये व्यक्तित्व शरीर से कैसे अलग है, और शरीर के द्वारा जो एक्सपीरियंस करने पर ये जो व्यक्तित्व बना है, ये असल में शरीर एक बीच का मीडियम है, एक्सपीरियंस शरीर और सोल का। तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना है, जो अनुशासन कहते हैं। एन एक्टिव विल टुवर्ड्स स्पिरिचुअल बीइंग, अनसेल्फिश सर्विस टू द ग्रुप कॉन्शियस, सोल मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ये जो दूसरा पड़ाव है, ये और डीपर लेवल का है। क्या है? कि एन एक्टिव विल, यानी कि पूरी तरह से सजग संकल्प, किसके प्रति? कि आध्यात्मिक जीव क्या है और उसमें क्या विकसित होता है अपने अंदर, कि जो सामूहिक चेतना है उसके प्रति वो कैसे सेवायत हो पाए, यानी कि उसका सेवा कैसे डिलीवर कर पाए। इन दोनों चीजों को प्रति वो जब जागृत हो जाता है,
तब सोल अपने आप अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से तैयार है। और तीसरा क्या है? तीसरा है मेडिटेशन। ये तीन स्टेप अगर कोई व्यक्ति अपने प्रति जागरूक तरीके से कोई करता है, तो एक फाइनल आउटकम पे पहुंचता है, जो ये थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस है सोल का, कि मैं आत्मा हूं करके। तो वो आउटकम क्या है? वो आउटकम है आपका टाइमलेस ट्रू सेल्फ। वो आपका ब्रह्म का स्वरूप है, जो शाश्वत है। इन द एंड वी डेवलप ए कॉन्शियस रियलाइजेशन ऑफ दिस यूनियन इज कॉल्ड एट वन मेंट। इसके अंत में ये तीनों स्टेप जब आप फॉलो करते हैं, तब अपने अंदर एक जागरूक समझ प्रकट होती है कि अब ये तीनों मर्ज हो गए। कौन? सोल, बॉडी एंड पर्सनालिटी। अब ये तीनों यूनिफाई होकर सोल के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। उसी चीज को कहा गया एट वन मेंट। ये बाद में जाकर अपभ्रंश होकर बहुत सारे धर्म ग्रंथ में एटॉनमेंट कहा गया। एटॉनमेंट के नाम पे अभी भी लोगों को भटकाया जाता है कि ये प्रायश्चित है करके। लेकिन असल में इसके शब्द को ही एलिस बेली ने क्लेरिफाई करके लिखा है। ये असल में एट वन मेंट है, यानी कि अपना एकत्व के स्वरूप में पहुंचने का वो स्तर है। तो एकत्व के चेतना तक या चेतना का स्तर क्या है? वही आपका टाइमलेस ट्रू सेल्फ है, जो आपका शाश्वत स्वरूप का चेतना का स्तर है। These three hypotheses must be accepted at any rate। तो आलिस बेली यहाँ पे लिखते हैं, ये तीनों हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से। कितनी गति आप दे सकते हैं, जोर नहीं लगाना है। अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से अगर उसे गति देते हैं, तो ये क्या होता है? इफ दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू मेडिटेशन इज टू बी रेंडर्ड इफेक्टिव, ये प्रोसेस अगर आप ध्यान के द्वारा समझने का या तो फॉलो करने का प्रोसेस को अपनाते हैं, तो ये बहुत उपयोगी और इफेक्टिव बन सकता है। सोल रेफर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड रिमेन फंडामेंटली सेम। जैसे कि ग्रुप में भी एक दो साथियों ने उनके जो परिवारजनों का शरीर छोड़ने का भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर की, कि किसी साथी के पिता चले गए, किसी साथी के भाई चले गए। तो यहाँ पे एलिस बेली भी यहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि असल में सोल जो है, उस भौतिक शरीर का और वो पर्सनालिटी का, वो उसका फंक्शनल यूनिट है। उसको चलायमान रखने के लिए एक यूनिट जैसा है। रिमेन फंडामेंटली सेम, मौलिक स्तर पे अगर देखा जाए, सबके अंदर वो समान है और एक ही है। वो तब तक आत्मा का सार जो है हमारे सामने अस्पष्ट रहता है, जब तक हम फिजिकल आइडेंटिटी फॉर्म को महत्व दे रहे हैं, कि ये हमारा भाई था, ये हमारे पिता थे। और वहां से जो एक आकार प्रकट कर देते हैं, अहम का जो आकार है, कि ये मेरा भाई था या मेरे पिता थे करके। और तीसरे पार्ट में क्या है, कि वो जो उसने आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, उस सोल का जो ढांचा था, उसका जो आइडेंटिटी क्रिएट कर दिया, उसके चेतना के स्तर से जो अनुभूतियां प्रकट होती है, वो पूरा क्या करता है, जो स्वयं का सोल का जो विजन है, उसको पूरी तरह से ब्लर कर देता है, अस्पष्ट कर देता है। इसलिए मैंने आज ग्रुप में भी उनको ये कहा कि ये जो दोनों प्रश्न आपने लिखा है,
उसमें आप कहाँ है? आप तो लिख रहे हैं कि ये मेरे भाई थे, या तो मेरे पिता थे, या तो मेरे कोई संबंधी है। तो हम हमारे ही दृष्टि को, यानी कि जो सोल का जो विजन है, उसी को ही धुंधला कर दिए हैं, और चीजें एक्सटर्नली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हम फिल्म की तरह एक स्क्रीन को देख रहे हैं, और उसमें जो सारे किरदार हैं उनको पकड़ के बैठे हैं। उसको क्या कहा एलिस बेली ने? ये कहा कि दिस बिकम्स द इम्पेरिकल सेल्फ। ये है अनुभवजन्य स्वरूप है। यानी कि जो अनुभूतियां आप ये सारे रंगमंच से इकट्ठा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं स्वयं एक उसका एक की रोल प्लेयर हूं, असल में देखा जाए तो आप कहीं नहीं है, और आपका कोई है ही नहीं। तो इसी चीज को एक इक्वेशन की तरह बहुत सरल तरीके से यहाँ पे एलिस बेली ने बताया कि ये जो इम्पेरिकल सेल्फ है, जो अनुभूतियों से इकट्ठा किया हुआ मेरा जो एक स्वरूप है, वो कैसे है? उसका एक फ्री स्पिरिट है, और जिस स्पिरिट के मैकेनिज्म से वो काम करता है, उस वे में जो क्रिएट हुआ ढांचा है वो मैं हूं करके। असल में उसके अंदर दोनों चीजों का सेपरेशन है। क्या है? वो है स्पिरिट, और दूसरा है मैटर। कुछ महीनों पहले, या एक दो महीने पहले, हमारे ही एक साथी थे, उन्होंने पूछा कि स्पिरिट और सोल का क्या अंतर है। आज वो उत्तर प्राप्त हो रहा है। जो पुरुष तत्व है वो स्पिरिट है, जिसको हम सूर्य का कोर कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन में। और जो सोल है, जो मातृ तत्व है, वो है पृथ्वी का कोर है। तो यहाँ से इस बुक के इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मेरे 2.5-3 साल पहले जो मैंने भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए थे, उसी चीज को भी ये और सिंप्लीफाई करके मुझे और स्पष्ट विजन देता है कि वो समय का भी मेरे इस यात्रा के प्रति जो विजन थी, वो एकदम सटीक था। तो इसी तरह हम सभी आपस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई असल में किसी को प्रश्न कर ही नहीं रहा है। वो एक प्रोसेस है। प्रश्न आ रहा है, उत्तर आ रहा है। जब तक हम ढांचे को, या तो बाहरी प्रकृति को ही सच मानकर आगे बढ़ते हैं, तो शरीर के प्रति हमारा फोकस है, जो प्रकृति है, मैटर है। और जब जब हम यहां से प्रकृति को छोड़कर हम उस बाहरी तत्व के साथ जुड़ने के लिए जाते हैं, तब तब हम प्रकृति से भी डिटैच हो जाते हैं, और पुरुष तत्व के प्रति हम फोकस्ड रहते हैं। असल में इन दोनों का मिलन ही एसेंशन है। आपको बहुत सारे पिछले सेशन का भी याद दिला रहा हूं कि डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन अगर सही मात्रा में बैलेंस्ड होकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने शाश्वत स्वरूप के रूप में प्रकट हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो दोनों चीज का इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा प्रकृति, ना ज्यादा स्पिरिट। सोल इज ए फ्रैगमेंट ऑफ द ओवर सोल। यहाँ पे एक और लेवल का बात है। ये बात भी मैंने करीब करीब 2.5-3 साल पहले ही इस चीज के ऊपर जब समझा था, काफी सारे मेरे पुराने साथी थे, उनको भी समझाने का कोशिश किया था कि असल में आत्मा के अलग अलग परत हैं, और वो उसी एक स्वरूप के थ्रू ही अलग अलग परत से, अलग अलग डायमेंशनल फॉर्म से वो ऑपरेट होता है करके।
तो यहाँ पे भी एलिस बेली ने वही चीज लिखा कि आत्मा असल में एक रेसा जैसा है। अगर हम मोटी रस्सी को विजुलाइज करें कि वो हमारा ओवर सोल है, जो उच्चतर आत्मा का स्वरूप है, या तो हमारा शाश्वत स्वरूप है, उसका एक रेसा जो है वो सोल है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, या समझ क्या हमारे अंदर प्रकट होती है? असल में जब जब हम शाश्वत स्वरूप को कोट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी रस्सी जैसा है, और सब के अंदर अगर सोल है, तो अगर आज इस सेशन में हम देखते हैं कि 100, 150, 250 जितने साथी हैं और इसी चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सभी सोल उसी उच्चतर सोल का एक रेसा जैसे हैं। हुए हम यहाँ पे एक ही, कोई अलग है ही नहीं, सिर्फ हमारा प्रोजेक्शन अलग है। जैसे हम धागे को या तो जनों को खोल देते हैं तो उसमें अलग अलग धागे हैं, असल में है तो एक ही जनों। स्पार्क ऑफ वन फ्लेम, इसको और गहराई से बताया कि अगर हम एनर्जी स्वरूप में देखें, वो सिर्फ एक ज्योति स्वरूप का पार्ट है, मैनिफेस्ट दिस बॉडी। और वो सोल ने, यानी कि वो रेसा ने एक बॉडी को धारण किया है। ए वाइटल फैक्टर दैट इंटीग्रेटिंग कोहेरेंट समथिंग विच मेक्स द ह्यूमन बीइंग। एक महत्वपूर्ण फैक्टर वो प्ले करता है, सोल का एक फैक्टर है जिससे स्थायी रूप से ह्यूमन फॉर्म को बार बार वो प्रकट करता है, जिसमें उसके अंदर थिंकिंग, फीलिंग और एस्पायरिंग एंटिटी की तरह उसे प्रकट करता है। यानी कि जो ऐसे जीव को वो प्रकट करता है कि जो सोच सकता है, अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है, और जिसके अंदर महत्वाकांक्षा भी हो। तो इसीलिए कोई व्यक्ति ये भी समझे कि उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि वो धनी ना हो, या उसके अंदर धन ही ना हो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आकर बहुत सारे अपवाद या तो अवधारणाएं फैलाते हैं कि वो तो भिखमंगा ही होनी चाहिए, घर नहीं होनी चाहिए, उसके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो जो सोल का एक्सपीरियंस है, वही बीच से काटने का ही कोशिश करते हैं। वहां से क्या होती है कि इच्छाएं रह जाती है कि उसे धन तो चाहिए, लेकिन इस धारा में आ गया है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए बोलकर स्थिति में होना चाहिए। तो उससे क्या हो गया, अगेन एक और साइकिल तैयार है उसके लिए, एक और शरीर। तो इसी तरह हम अपने ही संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस का जो ढांचा है, पर्सनालिटी है, उसको पूरी तरह से हम फ्लरिश नहीं होने दे रहे। तो आई होप सभी साथियों के प्रश्न क्लियर हुए होंगे, और आपको इस चैनल के द्वारा चेतना में मदद हो रही है। तो नीचे स्क्रीन पर दी गई फाइनेंशियल सपोर्ट में आप फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। और जो साथी यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स और इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, वहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे चैनल को और ट्रैफिक मिलता है, मदद मिलता है कि और भी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, चैनल के कंटेंट पहुंचाए जा सके। तो इस तरह भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लाइव सेशन में। तब तक आप सभी से ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए चेतना के स्तर पर। आप सभी को प्रणाम।